हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो मेरा डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि जब भी किसी एसएससी की टैक्सेबल इनकम को फाइंड आउट करने के बारे में बात की जाती है और जब भी बात की जाती है फिफ्थ हेड ऑफ इनकम के बारे में, जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड, इस हेड में एक एसएससी की जो है वो टैक्सेबल इनकम जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाएगी, इसको मैं आपके साथ जो है कुछ लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी एसएससी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के बारे में, इनकम को कैलकुलेट करने के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि कोई भी ऐसी इनकम जो फर्स्ट जो फोर हेड होते हैं इनकम्स के, फर्स्ट फोर हेड्स यानी सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड और कैपिटल गेन हेड, अगर एसएससी की कोई भी इनकम फर्स्ट फोर हेड में टैक्सेबल नहीं है तो देन दैट इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी वो फिफ्थ हेड में जो है वो इनकम टैक्सेबल होगी। बट कंडीशन ये है, व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन ये है कि जो इनकम किसी भी हेड में, फर्स्ट फोर हेड में टैक्सेबल नहीं हुई है, वो इनकम आपकी एग्जम्प्टेड इनकम नहीं होनी चाहिए। दैट इनकम शुड नॉट यूर एग्जम्प्टेड इनकम। पहली बात कि कोई भी इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर फर्स्ट फोर हेड ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एंड नॉट एन एग्जम्प्टेड इनकम, दैट इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पहली बात। दूसरी बात यह है कि फॉर द पर्पस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर या दिस टॉपिक, इस टॉपिक को बेटर वे से अंडरस्टैंड कर सकें, इसके लिए मैं इस चैप्टर को जो है कई पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ जो है एक लिस्ट इनकम्स की डिस्कस करूंगा। एक लिस्ट जो है आपके साथ जो है वो डिस्कस की जाएगी कि कौन कौन सी इनकम जो है वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होती हैं। आई विल प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक इनकम, those will be taxable under the head of income from other sources। पहली बात। सेकेंडली, सेकेंड स्टेज पे आई विल डिस्कस सम स्पेसिफिक इनकम। मैं आपके साथ जो है कुछ स्पेसिफिक इनकम्स के बारे में डिस्कशन करूंगा जो इनकम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होती हैं। कुछ इनकम्स इंपॉर्टेंट इनकम है, जैसे डिविडेंड्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो गया, ठीक है, उसके बाद गिफ्ट्स के वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो उन इनकम्स के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा आपके साथ। थर्ड स्टेज पर जो है मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई इनकम अर्न करते हो और उस इनकम को अर्न करने के लिए अगर आप एक्सपेंसेस करते हो तो वो एक्सपेंसेस जो है वो अलाउड है या नहीं है एज एन एक्सपेंस फ्रॉम योर इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल इनकम। तो उस टॉपिक के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो जो इनकम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होंगी, उन इनकम्स को अर्न करने के लिए अगर कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड किए गए थे एसएससी द्वारा, क्या उन एक्सपेंसेस की डिडक्शन एसएससी ले सकता है या नहीं ले सकता है, ये मैं थर्ड स्टेज पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। फोर्थ स्टेज जो है, फोर्थ है हमारा ग्रोसिंग अप ऑफ इनकम्स के बारे में। देखिए, क्या होता है जब भी कोई एसएससी इनकम अर्न करता है तो क्या होता है कि जो इनकम पेड करने वाला होता है उसकी कई सिचुएशंस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस पर टीडीएस काटे, यानी आपको इनकम पेड करने से पहले उस पर क्या काट ले? टीडीएस काट ले। अब अगर आपको इनकम टीडीएस काटने के बाद मिली है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्योंकि आप ऐसा भी हो सकता है कि जो पेड करने वाले ने जो आपको इनकम पेड की है, उसने जिस रेट से टीडीएस काटा है, जिस रेट से मेरी इनकम पर टैक्स कटा है, ऐसा हो सकता है कि टैक्स उतना ना बनता हो उस इनकम पर, इसीलिए जो है जो टैक्स टीडीएस काटा जा चुका है पेड करने वाली पर्सनैलिटी द्वारा, तो वो टीडीएस हम दोबारा से अगर अपनी इनकम में जोड़ देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम, तो कोई भी इनकम जो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो रही है, अगर उस पर टीडीएस काटा जा चुका है तो उसको दोबारा से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में इनकम को कंप्यूट करने के लिए हम जो है ऐड करेंगे या नहीं करेंगे,
उसको हम कहते हैं, अगर ऐड किया जाता है तो उसको कहते हैं ग्रोसिंग अप ऑफ इनकम, और ऐड नहीं किया जाता तो नॉट ग्रोसिंग अप ऑफ इनकम। तो इसके जो रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। कैसे? मान लो आपको डिविडेंड मिला है। अब अगर आपको डिविडेंड मिला है और डिविडेंड आपका टीडीएस काटने के बाद मिला है, डिविडेंड आपका कब का मिला है? टीडीएस काटने के बाद। अब डिविडेंड, अब जो टीडीएस आपका कटा है डिविडेंड इनकम पर, उसको दोबारा से जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? आपको बैंक से जो है इंटरेस्ट मिला है 10,000 रुपीज का, ठीक है, टीडीएस काटने के बाद मिला है मान लीजिए, तो उसको दोबारा से 10,000 में वो जो अमाउंट बैंक जोड़ चुके हैं, काट चुके हैं, उसको जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा? तो ये रूल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ग्रोसिंग ऑफ इनकम्स के बारे में। और लास्ट स्टेज में मैं कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, ये है मेरा जो है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में जो है वो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, अब मैं फर्दर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो इस चैप्टर को बेटर वे से अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी होगा वो क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें उन सभी इनकम की लिस्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो अदर सोर्सेज हेड में स्पेसिफिकली जाएंगे। पहली बात तो ये है कि वो कौन कौन से इनकम है जो अदर सोर्सेज हेड में क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी, वो लिस्ट क्या है, उस लिस्ट से आपने गो थ्रू होना है। यानी आपने बेटर वे से अंडरस्टैंड करना है सभी इनकम्स को, जो स्पेसिफिकली सीधी कहां चली जाती हैं, अदर सोर्सेज हेड में। अब उनमें से कुछ इनकम्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो इनकम होती है वो होती है डिविडेंड की इनकम। इसको बाद में मैं डिस्कस करूंगा फुल फ्लैश, पहले आप इनको थोड़ा सा एक आउटलाइन ले लीजिए। डिविडेंड इनकम सबसे पहली होती है डिविडेंड इनकम, कि अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं और उन शेयर्स पर कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती है, तो ऐसे सिचुएशन में वो इनकम जो है अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। पहले ये इनकम एग्जम्प्टेड होती थी, पहली बात। सेकंड नंबर जो आपके पास आता है वो आता है गिफ्ट्स का, इनकम इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स। देखिए, जब भी आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, कोई भी काइंड के रूप में या इन कैश कोई भी गिफ्ट मिलेगा, उस पर जो है टैक्स लगेगा अदर सोर्सेज हेड में। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं कब वो गिफ्ट्स एग्जम्प्टेड होते हैं, कब टैक्सेबल होते हैं, इसको मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। थर्ड नंबर पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है वो है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का। देखिए, सिक्योरिटीज का मतलब होता है, सिक्योरिटीज जो है एक डॉक्यूमेंट होता है जो इस बात का प्रूफ होता है कि आपने किसी को अमाउंट जो है वो बोरो किया हुआ है, आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो प्रूफ जो होता है वो सिक्योरिटी के रूप से जाना जाता है। यानी जब भी आप कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट करोगे तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन। देखिए, अगर आपने कहीं पर भी कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, डिपो किसी कंपनी के से आपने बॉन्ड्स परचेज कर रखे हैं, डिबेंचर्स परचेज किए हैं, बैंक में आपका पैसा जमा है, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा है, वहां से आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट पर जो है टैक्स लायबिलिटी जो है अदर सोर्सेज हेड में फाइंड आउट की जाएगी। फोर्थ नंबर जो आता है आपके पास, वो आता है फैमिली पेंशन। अगर किसी भी एसएससी को फैमिली पेंशन मिलती है तो वो फैमिली पेंशन जो है वो अदर सोर्सेज हेड में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। नंबर फिफ्थ, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। सब लेटिंग, देखिए आपके पास जो है, आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी, आपने किराए पर ली थी और आगे किसी को किराए पर दे दी, तो सब लेटिंग से जो आपको इनकम रिसीव होगी दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड। सिक्स्थ नंबर, डायरेक्टर्स।
देखिए, इफ यू आर डायरेक्टर इन ए कंपनी, अगर आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स हो तो, और डायरेक्टर्स के रूप में आपको कंपनी से कुछ भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, चाहे वो आपको जो है फीस मिले, चाहे वो आपको जो है जो स्पेशल अलाउंस मिले, कुछ भी मिलेगा, दैट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नंबर 7, टीचर्स। अब यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि टीचिंग के अलावा जो अदर एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं किसी भी टीचर द्वारा, जैसे कि मान लीजिए वो एग्जामिनेशन ड्यूटी देता है, ठीक है, जैसे कि वो मान लीजिए एक्सटेंशन लेक्चर देता है कहीं जाकर, जैसे वो बुक्स वगैरह लिखता है, तो किसी भी टीचर को जो भी सैलरी के अलावा, टीचिंग प्रैक्टिसेस के अलावा जो वो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, पेपर चेकिंग हो गया, तो जो भी टीचर्स अर्निंग्स, एक टीचर्स को टीचिंग प्रैक्टिसेस के अलावा जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उनके लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए जो अमाउंट मिलता है, दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नंबर 8, अमाउंट रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, देखिए, जो किसी भी कंपनी में जो टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं, जो 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 की पर्सनैलिटीज होती हैं किसी भी बिजनेस में, तो बिजनेस जो है नॉर्मली उनका इंश्योरेंस करवाता है। तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो नॉर्मली बिजनेस द्वारा पेड किया जाता है, बट अगर दैट जब वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो अगर उसमें से कुछ भी पैसा जो है एम्प्लॉय को मिलता है और आप एम्प्लॉय हो, तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा जो है यहां पर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। देखिए, अगर आपको अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो पैसा भी यहां पर टैक्सेबल होगा। नंबर 10, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, अगर आपको रॉयल्टी से कोई भी इनकम रिसीव हुई है तो वो इनकम भी जो है अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नॉलेज रिगार्डिंग 10। देखिए, 10 इनकम्स आपके पास हो चुकी हैं। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड की जितनी भी इनकम्स होगी वहां टैक्सेबल होगी। यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह से, सिक्योरिटीज पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, फैमिली जो पेंशन मिलेगी यहीं पर टैक्सेबल होगी। सब लेटिंग से जो आपको इनकम मिलेगी वो भी यहीं पर टैक्सेबल होगी। डायरेक्टर्स की रिसिप्ट्स वगैरह होगी आपके पास, ठीक है, यानी डायरेक्टर कोई भी अमाउंट डायरेक्टर का रिसीव होगा, तो डायरेक्टर को कोई भी इनकम रिसीव होगी तो वह यहाँ पर टैक्सेबल होगी। उसके साइड में टीचर्स को जो भी एक्स्ट्रा, जो टीचिंग्स के अलावा जो भी वो प्रैक्टिस करता है उसके एवज में अगर कोई इनकम मिलती है तो वो यहाँ टैक्सेबल होगी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा यहाँ टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जो पैसा जमा है उस पर इंटरेस्ट यहाँ टैक्सेबल होगा। और लास्ट है इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। ये 10 आपके पास है। हमारे पास जो नेक्स्ट इनकम है वो है कंपनसेशन। देखिए, अगर आपको जो है कोई भी कंपनसेशन रिसीव हुई है ड्यू टू द मॉडिफिकेशन इन योर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं या सेवाओं की शर्तों में चेंजेस किए गए हैं और उसके कारण जो है अगर आपको एम्प्लॉयर द्वारा कोई भी कंपनसेशन दी गई है तो वो कंपनसेशन जो है या कोई भी अदर अमाउंट पेड किया गया है, दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नंबर नेक्स्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट। देखिए, क्या होता है कि कंपनसेशन डिक्लेयर होने में और उसका अमाउंट रिसीव होने में काफी वक्त लग जाता है, और अगर उस वक्त के दौरान उस जो टेन्योर है, वो जो पीरियड है, जितनी देर से आपको कंपनसेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है, अगर
एम्प्लॉयर जो है उसका इंटरेस्ट भी आपको पेड कर देता है, या अगर कंपनसेशन का अमाउंट्स बढ़ जाता है, उसका बढ़े हुई कंपनसेशन का अगर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट भी जो है अदर सोर्सेज हेड में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम, देखिए इफ यू आर वर्किंग एज एन एजेंट इन एनी इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जो है एज एन एजेंट काम करते हो, तो इंश्योरेंस आपको वहां से कुछ प्रीमियम का अमाउंट मिलता है, ठीक है, तो उसको दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट, रेंट ऑफ पेटेंट या ट्रेडमार्क। देखिए अगर आपके पास कोई पेटेंट है या आपके पास कोई ट्रेडमार्क है और आपने उसको जो है वो रेंट पर दिया हुआ है आपके द्वारा, ठीक है, तो आपको जो भी इनकम मिलेगी वो इनकम जो है यहाँ पर टैक्सेबल होगी, यानी रेंट ऑफ पेटेंट या ट्रेडमार्क। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट इनकम काफी मजेदार इनकम है, फोरफिटेड अमाउंट। देखिए अगर आपके द्वारा किसी के साथ जो है कोई एग्रीमेंट किया गया था और ड्यू टू द ब्रीच ऑफ दैट एग्रीमेंट, और जिस पार्टी के साथ आपने एग्रीमेंट किया था, ठीक है, उसने वो एग्रीमेंट जो है पूरा नहीं किया, उस एग्रीमेंट को कंप्लीट नहीं किया, तो एग्रीमेंट के पूरा ना होने के कारण उसने आपको जो एडवांस अमाउंट उसके द्वारा आपको पेड किया गया था, अगर आप उस एडवांस अमाउंट को जब्त कर लेते हो, यानी फॉरफिट कर लेते हो, दोबारा सुन लीजिए, अगर आपको किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए एडवांस अमाउंट दिया गया था और जो सेकंड पार्टी है जिसको वो काम कंप्लीट करना था वो कंप्लीट नहीं करती है, तो आपको एडवांस अमाउंट को जो है फॉरफिट करने का राइट होता है, और फॉरफिटेड अमाउंट जो होता है वो अदर सोर्सेज हेड में क्या होता है, टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट, याद रखना, रेंट फ्रॉम एसेट्स, देखिए अगर आपको अपनी किसी भी एसेट से कोई भी रेंट मिलता है और दैट रेंट वाज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कंडीशन ये है कि वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए रेंट, तो उस रेंट पर जो है यहां पर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है आपके पास रेंट फ्रॉम एसेट्स अटैच्ड विद बिल्डिंग, मजेदार बात है कि अगर आपको किसी भी एसेट से कोई भी रेंट मिल रहा है और उस एसेट के साथ जो है इनसेपरेबल है बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग आपको प्लांट एंड मशीनरी का रेंट मिल रहा है, ठीक है, पर साथ साथ में आपको बिल्डिंग का भी मिल रहा है, क्योंकि बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी से अलग नहीं किया जा सकता। अगर बिल्डिंग को जो है वो प्लांट एंड मशीनरी से अलग नहीं किया जा सकता, तो जो कंबाइंड रेंट मिलेगा वो भी यहां पर टैक्सेबल होगा। उसके बाद है ग्राउंड रेंट, या रेंट फ्रॉम प्लॉट, आपका कोई प्लॉट पड़ा हुआ है उसको आपने रेंट पे दे दिया है, रेंट ऑफ प्लॉट, तो प्लॉट का जो रेंट होगा वो यहीं पर क्या होगा, टैक्सेबल होगा। उसके बाद हमारे पास जो है फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम, याद रखना फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन से रिसीव हो रही है तो ऐसे सिचुएशन में जो है उस पर जो है यहाँ पर जो है वो क्या होगा, वो टैक्स लगेगा। उसके बाद जो है उसके बाद आपके पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, अनडिस्क्लोज सोर्सेज, अनडिस्क्लोज सोर्सेज, SOURCES। कई बार बहुत बार ये टॉपिक पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए एसएससी को कोई इनकम रिसीव होती है जिसका एसएससी जो है कैपेबल नहीं होता, वो नहीं बता सकता कि उसका सोर्स क्या है,
तो वो इनकम भी जो है यहाँ टैक्सेबल होगी। मैं आपको इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैश रिसीव्ड, एसएससी को कैश रिसीव होती है, पर वो कहाँ से रिसीव हुई है पता नहीं है। अमाउंट डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा जमा हो गया, उसका सोर्स नहीं बताता है। या एक्सपेंडिचर्स, कोई बिल्डिंग खरीदता है एसएससी, कोई भी एक्सपेंसेस करता है, एक्सपेंसेस को इनकर करने के लिए पैसा कहाँ से आया, ये नहीं अगर जो है सिचुएशन क्लियर की जाती है। या एसएससी कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, तो इन्वेस्टमेंट मालिक किसी कंपनी के शेयर खरीदता है 10 लाख रुपीज़ के, वो 10 लाख रुपीज़ आए कहाँ से है, अगर इसके सोर्स का ना पता हो तो वो इनकम जो है वो तो उसको जो है, जो पैसा है जो आपने इन्वेस्ट किया है आपके अकाउंट में जमा है, उसको इनकम मानकर जो है अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल कर लिया जाता है। 11th पे है कंपनसेशन इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी की इनकम होगी। रेंट ऑफ पेटेंट या ट्रेडमार्क हो गया। फॉरफिटेड अमाउंट हो गया एग्रीमेंट का। रेंट फ्रॉम एसेट्स, ठीक है, और रेंट फ्रॉम एसेट्स, ठीक है, एसोसिएटेड विद बिल्डिंग। और ये याद रखना, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल ना हो, अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ग्राउंड रेंट या रेंट ऑफ प्लॉट। तो ये हमारे पास है फर्स्ट 20 जो है लिस्ट ऑफ इनकम्स विच आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ फ्रॉम अदर सोर्सेस। हमारे पास जो नेक्स्ट इनकम है वो है कंपनसेशन। देखिए, अगर आपको जो है कोई भी कंपनसेशन रिसीव हुई है ड्यू टू द मॉडिफिकेशन इन योर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं या सेवाओं की शर्तों में चेंजेस किए गए हैं और उसके कारण जो है अगर आपको एम्प्लॉयर द्वारा कोई भी कंपनसेशन दी गई है, तो वो कंपनसेशन जो है या कोई भी अदर अमाउंट पेड किया गया है, दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नंबर्स नेक्स्ट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखिए क्या होता है कि कंपनसेशन डिक्लेयर होने में और उसका अमाउंट रिसीव होने में काफी वक्त लग जाता है। और अगर उस वक्त के दौरान उस जो टेन्योर है, वो जो पीरियड है, जितनी देर से आपको कंपनसेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है, अगर एम्प्लॉयर जो है उसका इंटरेस्ट भी आपको पेड कर देता है, या अगर कंपनसेशन का अमाउंट बढ़ जाता है, उसका बढ़े हुई कंपनसेशन का अगर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट भी जो है अदर सोर्सेज हेड में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम। देखिए, इफ यू आर वर्किंग एज एन एजेंट इन एनी इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जो है एज एन एजेंट काम करते हो, तो इंश्योरेंस आपको वहां से कुछ प्रीमियम का अमाउंट मिलता है, ठीक है, तो उसको दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट, रेंट ऑफ पेटेंट या ट्रेडमार्क। देखिए, अगर आपके पास कोई पेटेंट है या आपके पास कोई ट्रेडमार्क है और आपने उसको जो है वो रेंट पर दिया हुआ है आपके द्वारा, ठीक है, तो आपको जो भी इनकम मिलेगी वो इनकम जो है यहाँ पर टैक्सेबल होगी, यानी रेंट ऑफ पेटेंट या ट्रेडमार्क। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट इनकम काफी मजेदार इनकम है, फोरफिटेड अमाउंट। देखिए, अगर आपके द्वारा किसी के साथ जो है कोई एग्रीमेंट किया गया था और ड्यू टू द ब्रीच ऑफ दैट एग्रीमेंट, और जिस पार्टी के साथ आपने एग्रीमेंट किया था, ठीक है, उसने वो एग्रीमेंट जो है पूरा नहीं किया, उस एग्रीमेंट को कंप्लीट नहीं किया, तो एग्रीमेंट के पूरा ना होने के कारण उसने आपको जो एडवांस अमाउंट उसके द्वारा आपको पेड किया गया था, अगर आप उस एडवांस अमाउंट को जब्त कर लेते हो, यानी फॉरफिट कर लेते हो, दोबारा सुन लीजिए, अगर आपको किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए एडवांस अमाउंट दिया गया था और जो सेकंड पार्टी है जिसको वो काम कंप्लीट करना था वो कंप्लीट नहीं करती है, तो आपको एडवांस अमाउंट को जो है फॉरफिट करने का राइट होता है, और फॉरफिटेड अमाउंट जो होता है वो अदर सोर्सेज हेड में क्या होता है, टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट,
याद रखना, रेंट फ्रॉम एसेट्स, देखिए अगर आपको अपनी किसी भी एसेट से कोई भी रेंट मिलता है और दैट रेंट वाज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कंडीशन ये है कि वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए रेंट, तो उस रेंट पर जो है यहां पर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है आपके पास रेंट फ्रॉम एसेट्स अटैच्ड विद बिल्डिंग, मजेदार बात है कि अगर आपको किसी भी एसेट से कोई भी रेंट मिल रहा है और उस एसेट के साथ जो है इनसेपरेबल है बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग आपको प्लाट एंड मशीनरी का रेंट मिल रहा है, ठीक है, पर साथ साथ में आपको बिल्डिंग का भी मिल रहा है, क्योंकि बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी से अलग नहीं किया जा सकता। अगर बिल्डिंग को जो है वो प्लांट एंड मशीनरी से अलग नहीं किया जा सकता, तो जो कंबाइंड रेंट मिलेगा वो भी यहां पर टैक्सेबल होगा। उसके बाद है ग्राउंड रेंट, या रेंट फ्रॉम प्लॉट, आपका कोई प्लॉट पड़ा हुआ है उसको आपने रेंट पे दे दिया है, रेंट ऑफ प्लॉट, तो प्लॉट का जो रेंट होगा वो यहां पर यहीं पर क्या होगा, टैक्सेबल होगा। उसके बाद हमारे पास जो है फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम, याद रखना फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन से रिसीव हो रही है तो ऐसे सिचुएशन में जो है उस पर जो है यहां पर जो है वो क्या होगा, वो टैक्स लगेगा। उसके बाद जो है उसके बाद आपके पास जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, अनडिस्क्लोज सोर्सेज SOURCES। कई बार बहुत बार ये टॉपिक पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए एसएससी को कोई इनकम रिसीव होती है जिसका एसएससी जो है कैपेबल नहीं होता, वो नहीं बता सकता कि उसका सोर्स क्या है, तो वो इनकम भी जो है यहाँ टैक्सेबल होगी। मैं आपको इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैश रिसीव्ड, एसएससी को कैश रिसीव होती है पर वो कहाँ से रिसीव हुई है पता नहीं है। अमाउंट डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा जमा हो गया, उसका सोर्स नहीं बताता है। या एक्सपेंडिचर्स, कोई बिल्डिंग खरीदता है एसएससी, कोई भी एक्सपेंसेस करता है, एक्सपेंसेस को इनकर करने के लिए पैसा कहाँ से आया ये नहीं अगर जो है सिचुएशन क्लियर की जाती है। या एसएससी कहीं इन्वेस्टमेंट करता है तो इन्वेस्टमेंट मालिक किसी कंपनी के शेयर खरीदता है 10 लाख रुपीज़ के, वो 10 लाख रुपीज़ आए कहाँ से है, अगर इसके सोर्स का ना पता हो तो वो इनकम जो है वो तो उसको जो है जो पैसा है जो आपने इन्वेस्ट किया है आपके अकाउंट में जमा है उसको इनकम मानकर जो है अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल कर लिया जाता है। 11th पे है कंपनसेशन इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी की इनकम होगी, रेंट ऑफ पेटेंट या ट्रेडमार्क हो गया, फॉरफिटेड अमाउंट हो गया एग्रीमेंट का, रेंट फ्रॉम एसेट्स, ठीक है, और रेंट फ्रॉम एसेट्स ठीक है एसोसिएटेड विद बिल्डिंग। और ये याद रखना ये बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल ना हो, अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ग्राउंड रेंट या रेंट ऑफ प्लॉट। तो ये हमारे पास है फर्स्ट 20 जो है लिस्ट ऑफ इनकम्स विच आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए मैं आपके साथ जो है 20 जो है लिस्ट ऑफ इनकम्स को डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सैलरी। सैलरी ऑफ एमएलएज और एमपी। देखिए मैम एमएलएज और एमपीज को जो भी सैलरी मिलती है, अगर आप जो है एमएलए हो या आप एमपी हो, ठीक है, तो आपको जो भी सैलरी मिलेगी वो यहाँ पर जो है टैक्सेबल होगी, पर याद रखना स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी 50,000 की। उसके बाद सैलरी आपके पास हो चुकी है, सैलरी ऑफ एमएलएज और एमपीज हो चुकी है, ठीक है।
उसके बाद जो आपके पास हो गया कि अगर आपको कोई भी इनकम मिलती है मार्केट से, मार्केट्स या फिशरिंग से, FISH, तो वो भी यहां पर टैक्सेबल होगी। और लास्ट में है कि इफ यू आर क्रिकेटर्स, अगर आप कोई भी क्रिकेटर हो तो याद रखना, अगर आपको फॉरेन्स में आप मैचेस खेलने के लिए जाते हो, वहां से कोई इनकम मिलती है तो 50% इनकम एग्जेम्प्टेड है और 50% इनकम जो है टैक्सेबल है। अगर आप इंडिया में टेस्ट मैचेस खेलते हो तो 75% इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड है, 25% टैक्सेबल है। और उसके बाद अगर आप कोई भी अदर मैच खेलते हो इंडिया में, अदर मैचेस इन इंडिया, तो ऐसे सिचुएशन में जो है आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है जो आप इनकम अर्न करते हो। तो ये है मेरा फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ जो है एक लिस्ट डिस्कस की है इनकम्स की, जो इनकम्स नॉर्मली जो है कहाँ टैक्सेबल होती हैं, अदर सोर्सेज हेड में क्या होती हैं, टैक्सेबल होती हैं। सबसे पहले आपने इन सभी इनकम्स को जो है राइट डाउन करना है और बेटर वे से इनको लर्न करना है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जो कुछ इंपॉर्टेंट इनकम्स हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके।